नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरवी सर इस क्लास के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी वैकेंसी, अगर एलडीसी वैकेंसी या मान लीजिए प्रमोशनल कोटा से प्रमोशन होने वाली वैकेंसी या किसी भी प्रकार की वैकेंसी में अगर पीएनएम या फिर रेलवे की जो अधिकारियों के साथ कर्मचारियों की बैठक होती है, मीटिंग होती है, उनसे रिलेटेड बातें आज हम करने जा रहे हैं कवर इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज पीएनएम, पीएनएम क्या है। तो पीएनएम की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, याद रखें ये पीएनएम की फुल फॉर्म है। पीएनएम क्या है? ये जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, उन यूनियन के साथ ये बैठक होती है अधिकारियों की। अब ये कहाँ होती है? तो डिविजनल लेवल पर डीआरएम के साथ होती है और बाकी ऑफिसर्स बैठते हैं। अगर ये हेडक्वार्टर लेवल पर बात करें क्षेत्रीय, तो वहाँ हेडक्वार्टर लेवल पे हेडक्वार्टर जीएम के साथ होती है। और रेलवे बोर्ड लेवल पर बात करें तो ये त्रिस्तरीय संरचना है, रेलवे बोर्ड मेंबर्स के साथ होती है। तो रेलवे बोर्ड मेंबर्स के साथ हेडक्वार्टर लेवल पे और एक ये डिवीजन लेवल पे। डिवीजन लेवल पे हर 2 महीने में एक बार जरूर होगी, इसका मतलब साल में 6 बार होगी। हेडक्वार्टर लेवल पे ये साल में 4 बार होगी, कुल मिला के भी बात कर लेंगे। और रेलवे बोर्ड लेवल पे ये साल में 2 बार मिनिमम होगी। बोलो क्लियर? यहां बात करें तो पीएनएम परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी शुरुआत 1/1/1952 से। उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों के समाधान के लिए, ताकि हड़ताल जैसी चीजों से बचा जा सके और कर्मचारियों में रोष उत्पन्न ना हो। तो यूनियन के थ्रू, जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, उनके थ्रू बातें पहुंचाई जा सके। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड यूनियंस के बीच सामंजस्य बैठाना, औद्योगिक शांति बनाए रखना, हड़ताल या असंतोष की स्थिति ना बने, इसलिए पीएनएम मीटिंग्स होती हैं बार बार। और पीएनएम 3 स्तर पर होती हैं। कौन कौन सी 3 स्तर? रेलवे बोर्ड लेवल पर भाग कौन लेते हैं? रेलवे बोर्ड मेंबर्स और 2 रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन। अब सर ये 2 रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन कौन कौन सी हैं? तो एआईआरएफ और एनएफआईआर। इनकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना आप हमेशा। एआईआरएफ का मतलब ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन। बोलिए मेरे साथ, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन। और दूसरी एनएफआईआर, एनएफआईआर यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन। और कुल यहाँ ईयरली 4 मीटिंग, ये जोनल लेवल की बात हो रही है, हर 3-3 महीने पे मीटिंग होती है। तो हेडक्वार्टर की तो हर कुल ईयरली 4 मीटिंग होती हैं। 2 मतलब ये रेलवे बोर्ड से, अच्छा रेलवे बोर्ड से मतलब 2 एआईआरएफ के साथ, 2 एनएफआईआर के साथ। तो अब आप कहेंगे सर आंसर 2 दें या 4 दें? तो आंसर 2 ही देना, क्योंकि एक प्रकार से दोनों यूनियन के साथ हो रही हैं, लेकिन मीटिंग का प्रावधान केवल 2 बार है, 6 महीने में 1 बार। ध्यान रखना, रेलवे बोर्ड लेवल पर। उसके अलावा हेडक्वार्टर पीएनएम, जोनल लेवल पर पीएनएम जीएम के साथ होती है, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के मेंबर होते हैं। प्रत्येक 3 महीने में, वर्ष में कुल 4 बार। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो रेलवे बोर्ड लेवल पर पीएनएम कितनी बार होती है? वर्ष में 2 बार होती है। और हेडक्वार्टर लेवल पे वर्ष में कितनी बार? 4 बार। और डिविजनल लेवल पे 6 बार। अभी बात करेंगे हम। इसके अलावा डीआरएम पीएनएम, या इसे डिविजनल पीएनएम बोलते हैं, डीआरएम के साथ डिविजनल रेलवे मैनेजर के साथ होती है। डिविजनल लेवल यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं इसके अंदर। प्रत्येक 2 महीने में, मतलब वर्ष में कुल कितनी बार होती है? 6 बार। तो पीएनएम की फुल फॉर्म याद रखना, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। ये पीएनएम 3 स्तर पर होती है, रेलवे बोर्ड लेवल पर, रेलवे बोर्ड मेंबर और यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा साल में 2 बार होती है। 2 फेडरेशन है मान्यता प्राप्त, एक तो एआईआरएफ और एक एनएफआईआर। एआईआरएफ यानी ऑल इंडिया और फेडरेशन ऑफ रेलवेमैन, ठीक है, एआईआरएफ रेलवेमेंस फेडरेशन। और एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ, एनएफआईआर नेशनल फेडरेशन ऑफ, यहाँ फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, इंडियन रेलवेमैन, ठीक है, इस प्रकार से। उसके अलावा 3 प्रकार की होती है, रेलवे बोर्ड लेवल पे, जोनल लेवल पे और डिविजनल लेवल पे। रेलवे बोर्ड लेवल पे जो हेड होता है वो सीआरबी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता है। और जोनल लेवल पे जीएम, जनरल मैनेजर हेड होता है। और जो डिविजनल लेवल है उस पर डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ये आपके हेड होते हैं उस मीटिंग के, उनके सामने ये सारी बातें होती हैं। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों की एक प्रेम मीटिंग भी होती है। प्रेम मीटिंग, प्रेम मीटिंग यानी पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। कुल मिला के हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए प्रेम मीटिंग की,
पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, और ये मार्च 1994 में संविधान की धारा 43A के तहत इसकी स्थापना की गई, मार्च 1994 के अंदर। त्रिस्तरीय, ये भी त्रिस्तरीय है, और रेलवे की उत्पादकता, सुरक्षा और कुशलता को बढ़ाना। कई बार इनके टारगेट के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं यहाँ त्रिस्तरीय है ये भी। और इसके रेलवे बोर्ड लेवल पे CRB अध्यक्ष होते हैं, जोनल लेवल पे GM और डिविजनल लेवल पे DRM, ये इनके अध्यक्ष होते हैं। कौन से किसके कितने सदस्य होंगे, ये सदस्य का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। किसके कितने सदस्य होंगे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो किसके कितने सदस्य होंगे, तो AIRF के 4, NFIR के 4, SC/ST यूनियन के 2 और OBC यूनियन जो 1993 में बनी इसके भी 2। और वर्ष में 4 बार ये जोनल का दे दिया, वर्ष में 4 बार। बोलो क्लियर, अवधि है। अब देखिए अलग अलग इसी क्लास में हम जो बचा हुआ हमारा LDC किसी एग्जाम के लिए है, तो ये मीटिंग तो थी हमारा, कई प्रकार के पुरस्कारों के बारे में भी बात करना है। तो कुल मिला के दुर्घटना सेवा पुरस्कार योजना 31/1/2020 कोरोना के अंदर लागू हुई, 31/1/2020 कोरोना के लगभग उसी समय। और यह किसको, ये योजना दुर्घटना सेवा पुरस्कार, ताकि मोटिवेट हो लोग सोचें कि कम से कम दुर्घटना हो। इसलिए जो ट्रेन चलाते हैं लोको पायलट या मोटरमैन, ये अगर 7 साल तक बिना किसी दुर्घटना के अगर अपनी सेवा पूरी कर लेते हैं तो इन्हें 20 दिन का वेतन दिया जाएगा। अगर 15 साल तक अगर ये ऐसा कर देते हैं तो इन्हें 40 दिन का वेतन दिया जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब ये पुरस्कार के रूप में। अगर ये 23 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो 23 साल की नौकरी के बाद 60 दिन का 2 महीने का वेतन दिया जाएगा। और अगर 23 साल से ऊपर जितने भी ये नौकरी करते हैं बिना किसी दुर्घटना के अगर वो समय बिता लेते हैं तो 3 महीने का वेतन इन्हें दिया जाएगा कुल मिला के। तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि इस प्रकार से इस राशि का भी ध्यान रखें। इसके अलावा ये तो ट्रेन चलाते हैं, स्टेशन मास्टर जो अगर कोई दुर्घटना नहीं होने देते अपनी सेवा के दौरान, तो स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या पॉइंट्समैन, इनके लिए ऐसा है कि 7 साल तक 15 दिन उनका कितना था 20 दिन, 15 साल तक 30 दिन उनका 40 दिन, 23 साल तक 45 दिन उनका 60 दिन, और 23 से ऊपर इनका 60 दिन और उनका 90 दिन। इस प्रकार से बेनिफिट रनिंग ड्यूटी वालों को ज्यादा मिलता है। नाम परिवर्तन फॉर्म SS5 है यहाँ पे, और सूचना दैनिक समाचार पत्र या राजकीय गजट में। अगर किसी को अपनी सर्विस बुक के अंदर अगर नाम बदलवाना हो, नाम चेंज करवाना हो, तो रेलवे के अंदर उसे फॉर्म भर के देना पड़ेगा ये वाला। सूचना एक तो न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा और राजकीय गजट के अंदर अगर ऐसी सूचना देके और उसकी प्रति लगाई जाती है तब जाके सर्विस रिकॉर्ड में आपका नाम चेंज किया जाएगा। इसके अलावा इसकी बात हमने अलग से एक वीडियो में भी की थी, कैट की। 1985 में ये बना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। इसकी जो मुख्य पीठ है ये नई दिल्ली के अंदर है और अलग अलग 19 शहरों में इसकी पीठ है। तो मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। 1 नवंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई। अन्य यहाँ 15 नगर हैं लेकिन वर्तमान में इसको अपडेट कर देना, 19 नगरों में इसकी स्थापना हो चुकी है। जहां हाईकोर्ट हो वहीं, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देशन में जो कैट का मतलब ही इतना सा है कि यहाँ जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ये सरकारी कर्मचारी केवल इसके अंदर जा सकते हैं और ये हाईकोर्ट की निगरानी में काम करता है। इसके फैसले को चैलेंज हाईकोर्ट में किया जा सकता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को तुरंत समाधान मिल सके किसी भी चीज का। जैसे मान लो कोई ट्रांसफर है, गलत है, अब अगर उसको नॉर्मल न्यायालय में लेके चले गए तो कई साल तक पेंडिंग चलता रहेगा वो मामला। तो इसलिए एक अलग से न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई, इसका मुख्यालय दिल्ली में रखा गया और 19 अलग अलग शहरों में भी स्थापित कर दिया गया जहां जहां हाईकोर्ट है वहां पे। तो हाईकोर्ट के निर्देशन में ये चीजें चलती हैं। राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो एक तो जयपुर में और एक जोधपुर में। जयपुर और जोधपुर 2 जगह पर हाईकोर्ट है और जयपुर और जोधपुर 2 जगह हाईकोर्ट का मतलब यहां पर इसकी पीठ है कैट की भी। और शुल्क केवल 50 रुपए लगते हैं और अपील आप 30 दिन के अंदर कर सकते हो कोई अगर आपके साथ गलत चीज होती है तो। आर्टिकल 323(1) के तहत स्थापना की गई। विषय अपॉइंट मतलब किस किस चीज पर ये केस सुनवाई कर सकता है आपकी, अगर आप नियुक्ति, प्रमोशन, पे एंड अलाउंस, डिसिप्लिनरी एक्शन, कोई पेंशन या रिटायरमेंट, बेनिफिट या ट्रांसफर आदि से रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा बनता है तो आप कैट के अंदर जा सकते हैं और अपना मामले की सुनवाई करवा सकते हैं अगर आपको लगता है तो। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनके हम अलग अलग वीडियो बना के बात कर चुके हैं, लेकिन एक जगह फिर से आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। 1964 में ये बना, 1964 में बना के संथानम कमेटी की सिफारिश पर बना।
1964 में के संथानम कमेटी की सिफारिश पर अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव में वर्तमान में रेलवे के मुख्य सतर्कता अधिकारी SDGM होते हैं। देखो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो अलग चीज है और हर डिपार्टमेंट में इन्होंने अपने अपने विजिलेंस ऑफिस बना रखे हैं। ऐसे ही रेलवे में किसको मेन हेड बना रखा है, इन्होंने SDGM सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर, इनको इन्होंने सतर्कता अधिकारी बना रखा है। और वेतन भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, देखो इन्हें शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं केवल। वेतन भुगतान अधिनियम में क्या कहा गया है, 28 मार्च 1937 से लागू हुआ। अब 1000 से कम कर्मचारी है तो प्रत्येक महीने की 7वीं तारीख तक आपको वेतन करना पड़ेगा वरना पेनल्टी लगेगी। ऐसा आपने रेलवे के कई कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा होगा। रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एक अच्छी चीज है, अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को अगर 1000 से कम फर्म के पास अगर लोग हैं और 7 तारीख तक वेतन पेमेंट नहीं होता है तो पेनल्टी लगेगी, ये क्लोज रखा जाता है। और 1000 से ज्यादा अगर कर्मचारी रहते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक माह को 10 तारीख तक आपको पेमेंट करना है वरना फिर पेनल्टी के लिए तैयार हो जाओ। तो ये एक अच्छी चीज है कर्मचारियों के लिए। इससे ठेकेदार या उस सूबे को थोड़ा डर रहता है कि हम इतने लोग, अगर 500 लोग हैं, एक आदमी की 100 रुपए डेली की पेनल्टी लगेगी तो बहुत पेनल्टी हो जाएगी, इसलिए टाइम पर पेमेंट हो जाता है। जब पेमेंट देना ही है तो टाइम पे दो। CCS पेंशन नियम 1972 ये रेल कर्मी पर लागू नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अनिवार्य सुविधा, अब कर्मचारी के लिए क्या क्या अनिवार्य सुविधा है, देखो कहाँ कहाँ कितने कर्मचारी होंगे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनकी भी बात कर रहे हैं। अगर 250 से ज्यादा कर्मचारी किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या किसी यूनिट में काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको वहां कैंटीन की सुविधा देनी पड़ेगी और वाटर कूलर की सुविधा देनी पड़ेगी। अगर 250 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो, अगर 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो आपको विश्राम गृह, भोजन कक्ष और फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रखनी पड़ेगी अगर 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो। अगर 30 प्लस महिला कर्मचारी हैं, अगर 30 प्लस महिला कर्मचारी हैं तो आपको शिशु कक्ष रखना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि महिला कर्मचारियों के लिए एक महिला कर्मचारी समझ सकती है कि उनके लिए कितनी जरूरी है वो चीज, बच्चे को कई बार साथ ले आए या छोटा बच्चा है तो एक शिशु कक्ष अनिवार्य है। 500 से ज्यादा कर्मचारी अगर किसी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं तो कल्याणकारी अधिकारी या एम्बुलेंस भी नियुक्त होनी चाहिए, वहां वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए और एम्बुलेंस भी होनी चाहिए अगर 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो। और अगर 1000 से ज्यादा कर्मचारी कहीं पर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहां सेफ्टी ऑफिसर भी होना चाहिए, उनकी सेफ्टी से रिलेटेड बात भी होनी चाहिए। तो 1000 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए सेफ्टी ऑफिसर होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं रेलवे आवास 1993। देखो ओबीसी एसोसिएशन भी 1993 में बनी और उसी समय कई और काम भी हुए। तो यहां हम बात कर रहे हैं रेलवे आवास 1993। इसकी बात हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अभी के लिए हम यहीं तक करते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलवे आवास। इसको हम नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हमारी उसमें देखेंगे। तो मैं हूं आरवी सर, इस क्लास में इतना ही करते हैं। आप अपना रिवीजन करते रहिए। और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम, रेलवे एक ऐसा विभाग है, ऐसा सूबा है जिसके अंदर डिपार्टमेंटल आगे बढ़ने की बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो इस पद की जगह मेरा स्थान तो ऊपर होना चाहिए, तो फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देके, और कई मौके हैं जहां पर कर्मचारी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो रेलवे की नियमावली है और जो नियम है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हम ट्राई कर रहे हैं कि आप तक सारी उम्मीदें और सारा मैटर आप तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर जल्द ही नेक्स्ट क्लास के साथ। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।